नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पीछे के लेक्चर में देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़े। इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़े हैं। उसी प्रकार एक और है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे देखिए यूपीएससी। अब यहाँ देखिए, ये जो है सभी आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं संवैधानिक प्रहरी। संवैधानिक प्रहरी मतलब संविधान के वॉचडॉग, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग हम इसे बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़े हैं। इसे संविधान का संरक्षक बोला जाता है। अगर कहीं भी क्या गड़बड़ हो रही है, यानी कि लॉ एवं ऑर्डर को वो है संविधान को फॉलो नहीं कराया जा रहा है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव इनके द्वारा जो विधान बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका काम है कि बीच में आना, टांग अड़ाना और यहाँ पर चेक करके क्या करना, उनको असंवैधानिक घोषित करना। तो इस प्रकार से इसका काम है, हमने देखे थे। फिर हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ये क्या करता है भाई, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है ताकि सही व्यक्ति ही अपने पद पर बैठ सके। तो ये जो होता है एक प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करता है, मतलब डेमोक्रेसी को मेंटेन करता है या जनतंत्र को मेंटेन करता है, हम बोल सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी हम आज देखने वाले हैं। तो यूपीएससी जो होता है एक प्रकार से मेरिट लिस्ट के आधार पर जो भी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो पद होते हैं यानी कि जो ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। तो इनमें जो होता है मेरिट लिस्ट पर, मेरिट सिस्टम के आधार पर इनमें पदों की भर्ती कराना इसका काम होता है, ताकि कोई भी व्यक्ति, मतलब जो पैसे वाले हैं या फिर जिनके पास योग्यता नहीं है, वो वहां पे भर्ती ना हो। भले ही वो रिक्शा वाला क्यों ना हो, पर योग्यता से अपनी जगह पर वो पहुंच जाएगा अगर वो बनना चाहता है या उसमें कैपेबिलिटी है तो। इसके अलावा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो होता है भारत के जो खजाना होता है, कोष होता है, उसकी देखरेख करने का काम ये करता है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला हमारा क्या, यूपीएससी। और ये चारों चीजें क्या कहलाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग, यानी कि संवैधानिक प्रहरी, संविधान के रक्षक हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, हम बात करने वाली यूपीएससी की, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसे हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो आएगा एसपीएससी आएगा। एसपीएससी का मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे यूपीएससी का अगर बात करें तो सेंटर लेवल पर वर्क करती है और ओनली सेंटर पर ये जो है ओनली वन है, मतलब कंप्लीट भारत को मेंटेन करती है। और अगर बात करें हम किसकी, एसपीएससी की, स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो स्टेट लेवल की बात करें तो जैसे कि हो गया एमपी पीएससी, एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पीएससी हो गया, तेलंगाना पीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी होगा, बिहार, जम्मू कश्मीर, ऐसे अलग अलग रहती है। तो सभी की सेपरेट सेपरेट जो रहती है। अब कोई स्टेट में नहीं है तो दो स्टेट आपस में ज्वाइंट कराकर यहाँ पे जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत परीक्षाओं को आयोजित कराता है। तो वो सारी व्यवस्था होती है। जैसे यूपीएससी और पीएससी जो है मिलकर क्या कर लेते हैं, आपस में दो स्टेट के लिए एक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर लेते हैं। तो वो भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए यूपीएससी के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो देखिए यूपीएससी की अगर बात करूं तो उसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ पे जो संघ लोक सेवा आयोग है, यानी कि यूपीएससी जो है सेंटर लेवल की क्या करती है, रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती एजेंसी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी हम बोल सकते हैं, भर्ती अभिकरण इसे हम बोल सकते हैं। सेंटर लेवल पर, सेंटर लेवल पर मतलब पूरे कंप्लीट भारत को ये मेंटेन करती है। और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, हमने पीछे वाले लेक्चर में देखे थे कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और असंवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या कराती है, मतलब एक प्रकार से मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ भर्ती करती है, रिक्रूटमेंट करती है। तो इस प्रकार से इन्हें बोला गया है कि स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और इसका गठन संविधान के प्रावधानों के माध्यम से हुआ, यानी कि संविधान में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए संविधान में कहां पे है इसका वर्णन, तो संविधान में भाग 14 में, यानी कि पार्ट 14 में है। और आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक इसका सारी चीजें व्यवस्थित, मतलब व्यवस्था की गई है। क्या क्या चीजें, इसकी स्वतंत्रता, शक्तियां, इसके अलावा उसका संगठन क्या होना चाहिए, यानी कि उसका जो कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए, उसकी सदस्यों की नियुक्तियां कैसी होनी चाहिए, उसको सदस्यों को हटाया कैसे जाना चाहिए, ये सारी चीजों का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 315 से 323।
323 और भाग कौन सा है 14। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि यूपीएससी जो है किस प्रकार की बॉडी है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, एग्जीक्यूटिव है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है और ये चीजें विशेष तौर पर याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कि संरचना, इसकी संरचना क्या होनी चाहिए। देखिए संरचना के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। अब जो संख्या होती है, संख्या जो होती है स्पेशली यहाँ डिफाइन नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है किसके ऊपर, राष्ट्रपति महोदय के ऊपर। मतलब राष्ट्रपति चाहेगा कि संख्या कितनी होनी चाहिए तो उसके विवेक पर निर्भर है, उसकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है, वो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर सकता है। फिलहाल में हम अगर देखें तो अभी वर्तमान में यहाँ देखिए अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य यहाँ हो सकते हैं। मतलब अगर 10 है तो 10 में से एक अध्यक्ष होगा और 9 सदस्य होंगे, 9 है तो 9 में से एक अध्यक्ष होगा और 8 सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। और क्वालिफिकेशन जो योग्यता होती है उसके बारे में भी यहाँ कोई वर्णन नहीं किया गया है। अब तो क्या होगा, क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, जो आधे सदस्य है, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 सदस्य है प्लस 1 यानी कि टोटल 11 है। तो आधे सदस्य में से जैसे 5, तो 5 को होना चाहिए सेंटर लेवल पर या स्टेट लेवल पर। सेंटर लेवल पर कैसे, कोई भी सरकारी सेवा है और स्टेट लेवल पर कोई भी सरकारी सेवा, उसमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आधे को। यानी कि 10 अगर ज्वाइन कराएगा तो 5 लोगों को क्या होना चाहिए, सरकारी सेवा में, जो भारत सरकार के अंतर्गत जो सरकारी सेवा होती है उसमें कम से कम 10 वर्ष का उसे कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो उसमें ज्वाइन करा लिए जाएंगे। सेवा शर्तें किसके द्वारा डिफाइन की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की। तो ज्वाइन भी राष्ट्रपति के द्वारा कराए जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर टाइप। और सेवा शर्तें भी किस प्रकार है, इलेक्शन कमिश्नर टाइप राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ही सेवा शर्तों को निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा इसकी पदावधि की बात करें तो पद ग्रहण होता है। पद ग्रहण आज की डेट से हुआ है तो आज की डेट से वो 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, या फिर वो 65 वर्ष तक, मतलब जो भी पहले आया, हमने उसमें भी देखे थे 6 वर्ष पहले हो जाती है तो वो उसमें पद को त्याग देगा, या फिर 65 वर्ष पहले जाता तो वो अपने पद को त्याग देगा। ये क्वेश्चन काफी देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, अपने पद को त्याग सकता है। इसके अलावा कार्यकाल के पहले भी उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। जिस प्रकार संविधान में वर्णित है उसी प्रकार इसको हटाया जाएगा। अनावश्यक बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा, मतलब संसद प्रस्ताव पारित करेगी तो ही इससे हटाया जा सकता है, नहीं तो राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं चला सकते, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। अब राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है किसी सदस्य को। अब कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होता है, एक्टिंग जिसे हम बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब जो अध्यक्ष है मेन अध्यक्ष, उसका पद अगर रिक्त है, मतलब ज्वाइन ही नहीं हुआ है वो, तो खाली पड़ा पद, तो इस स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी चीज अनुपस्थिति है, यानी कि अभी ज्वाइन तो है परंतु कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर आराम में है, तो ये चीजें है तो वो अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं कार्यवाहक। तो दो परिस्थिति आप देख सकते हैं। और ये अध्यक्ष कब तक काम करेगा, जब तक कि उसका पद पुनः फिल न हो जाए या फिर जो व्यक्ति बाहर गया है अनुपस्थित है वो अपना कार्य ना संभाल ले, तब तक ये काम करता रहेगा। इसके अलावा निष्कासन यानी कि बर्खास्तगी जिसे बोलते हैं, रिमूवल बोलते हैं, मतलब हटाना। तो हटाने का जो है, जैसे कि देखिए राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जाएगा, याद रखना है, ज्वाइन भी राष्ट्रपति कराएगा और हटाएगा भी राष्ट्रपति। तो ये अध्यक्ष और दूसरे जो सदस्य है उनकी यहाँ पे हटाया कैसे जा सकता है, देखिए कि 3 कंडीशन यहाँ पे, दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। दिवालिया का मतलब क्या होता है, जब उसका कर्ज अपनी संपत्ति, मतलब जो व्यक्ति ने कर्ज लिया है उसकी संपत्ति कैसी है, कर्ज ज्यादा हो गया है, कर्ज बड़ा हो गया उसकी प्रॉपर्टी से। तो जब कर्ज बड़ा हो गया उसकी प्रॉपर्टी से तो कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर देता है। तो बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है तो उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। अब वो जो अपने कर्तव्य है जहां पे वो ज्वाइन है, यानी कि यूपीएससी की जो सेवा में उसको ज्वाइन करा गया है, परंतु वो क्या कर रहा है, कहीं अलग भी सरकारी सेवा में वेतन जो है पेड यानी कि वेतन पे काम कर रहा है, तो इस प्रकार से कुछ हरकत है तो वो अपने पद से उसको हटाया जा सकता है। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा, मतलब राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वो मानसिक तौर पर क्या है, विकलांग है, या शारीरिक तौर पर वो अक्षम है, काम करने योग्य नहीं है, तो इस स्थिति में भी उसको हटाया जा सकता है। तो तीनों ही चीज आपको याद रखना है, ये अध्यक्ष और सदस्य दोनों के लिए है। और हटाया किसके जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों ही चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो वो कदाचार के बेस पर भी उन्हें हटा जा सकता है, परंतु कदाचार कैसे, कदाचार मतलब उसका गलत आचरण, ठीक है। अब वो कदाचार होगा तो कैसे पता चलेगा, उसकी जांच करेगा कौन,
सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज आपको याद रखना है, खुद डिफाइन नहीं कर सकता राष्ट्रपति। तो वो जांच कैसे, कहां जाएगी उसकी जांच? सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उसका समर्थन करता है, मतलब बर्खास्त करने का समर्थन करता है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं, और अगर नहीं करता है तो नहीं हटा सकते। और सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श होगा वो बाध्य होगा, ठीक है, मतलब उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, इसलिए वो है बाध्य है सुप्रीम कोर्ट का परामर्श। इसके अलावा स्वतंत्रता की अगर बात करूं मैं, तो स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, तो इसके निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के यहाँ प्रावधान दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए पदावधि की सुरक्षा है, जैसे हमने इलेक्शन कमीशन में देखे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वहां सदस्य और अध्यक्ष की जो पदावधि है उसकी सुरक्षा रहती है, यानी कि संविधान में वर्णित जो उपबंध है उसके अनुसार ही उसे हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। नियुक्ति हो गई एक बार, तो नियुक्ति होने के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इसके अलावा जो उसका सैलरी होती है, जो भी संसद, मतलब जो एक प्रकार से हम अध्यक्ष और सदस्यों की जो सैलरी होती है वो भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत इनको निर्धारित किया जाता है संचित निधि से। और इससे पर यहाँ पे संसद जो होती है मतदान नहीं कर सकती इनकी सैलरी से रिलेटेड मैटर पर, ठीक है। मतदान यहाँ पे देखिए संचित निधि में और कोई मैटर आता है तो वहां मतदान होता है, परंतु इस क्षेत्र में मतदान नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पर है अभी और वो रिटायर हो गया, यानी कि कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो उसके पश्चात वो भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अंतर्गत क्या करेगा, सरकारी जॉब पर नहीं कर सकता, यानी कि सरकारी जो नौकरी है उसके करने का वो पात्र नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ पाबंदी है, इसीलिए तो वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करते हैं। तो बहुत सारी स्वतंत्रता हमने देखे हैं। अब अगर बात करूं मैं सदस्य की, देखिए अध्यक्ष की बात करें हमने, तो अध्यक्ष क्या कर सकता, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन काम नहीं कर सकता सरकारी जॉब में। पर सदस्य की बात करूं तो सदस्य कार्यकाल के बाद उसी, यानी कि यूपीएससी के ही अध्यक्ष के पद पर यहाँ ज्वाइन कराया जा सकता है, परंतु उसके अलावा यहाँ भारत सरकार और किसी राज्य सरकार में वो भी सरकारी नौकरी के पद पर काम नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और है कि भाई जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी कि या तो दूसरे कार्यकाल के लिए बोल दो या फिर वहां पे हट जाने के पश्चात पुनः उसको नियुक्त नहीं कराया जाएगा। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, मतलब फिर से नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब कार्य देख लेते हैं, तो कार्य इनके अलग अलग हो सकते हैं। देखिए बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, केंद्र की जो सेवाएं है, सेंट्रल लेवल की जो सर्विसेज होती है, पब्लिक सर्विसेज होती है, इनसे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है उनको आयोजित करना इसका मुख्य कार्य होता है। योग्यता निर्धारित करना अभ्यर्थियों की, और जो सिलेबस वगैरह है, जो भी पैटर्न है, सारी चीजों को परिवर्तन करना, उसको मेंटेन करना। अगर राज्यपाल अनुरोध कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात, मतलब राज्यपाल अनुरोध करेगा तो वो राज्य को सलाह दे सकता है, परंतु कब, जब राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे दे। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिफाइन कर सकता है यहाँ पर राज्यों के आग्रह पर राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके लिए बहुत जरूरी है। एडवाइजरी यानी कि सलाहकारी, या फिर एक प्रकार से विभिन्न जो विषय होते हैं उससे रिलेटेड परामर्श भी देता है ये। और जब रिपोर्ट वो तैयार करता है प्रत्येक बार, तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद किसको प्रोवाइड करता है, राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि जब यूपीएससी अपनी रिपोर्ट तैयार करता है तो किसे प्रोवाइड करता है, संसद को या राष्ट्रपति को। तो आपको राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। तो ये चीज आपको याद रखनी हो, चलना है दिमाग में, जो है एक प्रकार से एक फ्लो बनाना है, रटना नहीं है, एक क्लियरिटी बनी रहनी चाहिए। तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप रटोगे तो रटने में आपको क्या है, दिमाग पर लोड पड़ता है और समय पर वो चीजें याद नहीं आती है। यहाँ देखिए कुछ लिमिटेशंस भी है, मतलब इन लिमिटेशंस को देखते हुए यहाँ पे एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इन चीजों में ये दखल अंदाजी नहीं करेगा। कौन, यूपीएससी। तो कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कि पिछड़ी जाति है उनकी नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर ये दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो भी सेवाएं के पद होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे इसका जो है इसकी लिमिटेशन रहेगी, यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कुछ आयोग होते हैं, यानी कि कमीशन होते हैं, कोई ट्रिब्यूनल होते हैं, जैसे कि एनजीटी वगैरह, जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टाइप के, उनके जो भी सदस्य होते हैं, उनकी अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति, उच्च राजनयिक पद की नियुक्ति, ग्रुप डी ग्रुप सी के जो नियुक्ति है, इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा यूपीएससी के द्वारा। इसके अलावा कोई अस्थायी पद की नियुक्ति की जा रही है जो 1 वर्ष के अंतर्गत है, तो उस पर भी जो यूपीएससी उसकी लिमिटेशन है कि वो उसमें बीच में नहीं आ सकता, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा इसके रोल होते हैं, रोल यानी कि इसकी भूमिका होती है। भूमिका क्या हो सकती है, तो हमने पहले ही देखे, मेरिट पद्धति के आधार पर जो होता है भर्ती कराता है, यानी कि मेरिट पद्धति का प्रहरी हम इसे बोल सकते हैं सेंट्रल लेवल पर।
इसके अलावा हम देखें तो भर्ती, जो केंद्रीय भर्ती होती है, भारतीय सेवा होती है, उससे संबंधित सरकार को सलाह देना इसका काम होता है। और इसकी जो सेवा होती है, मतलब जो आयोग की जो भूमिका होती है, एक प्रकार से सीमित भी हम बोल सकते हैं। सीमित तो होती है, साथ में सलाहकारी भी होती है। कैसे? ये जो सलाह देता है वो बाध्यकारी नहीं है, मतलब केंद्र सरकार पर निर्भर है कि उन सुझावों पर अमल करे। जैसे कोई कमीशन कमेटी नहीं बिठाई जाती सुझाव देने के लिए, उसी प्रकार ये भी एक प्रकार से सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। और जो केंद्र है वो अगर चाहे तो इसको जो है एंड कर सकती है, यानी कि मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये सरकारी नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके। तो ये सारी चीज होती है किसकी? यूपीएससी की। और हमने सारी चीजों के बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ चुके हैं यूपीएससी के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा एसपीएससी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अलग अलग स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उससे रिलेटेड। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं। और लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।